अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा इंटरेस्ट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में 3% जो है वो आपकी वैल्यू कार की, हाइब्रिड कार की कॉस्ट 3% बढ़ गई। 36,000 से कंसिडर करते हैं, 36,050 डॉलर हो गई, 3650 डॉलर। तो फिर जो है वो सेकंड ईयर जैसे ही आएगा, फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद बढ़ी ना, तो जैसे ही सेकंड ईयर एंड होगा, फिर जो है वो तो यहाँ पे क्या है, कौन से टाइप का आपके पास जो है वो हो रहा है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग प्रॉफिट हो रहा है। चलो, अब कैसे निकालेंगे? सिंपल, कंपाउंड में क्या करते हैं हम? थ्री, जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई सॉरी उसमें 1 ऐड करेंगे, और इसकी पावर आ जाएगी क्या? टाइम। टाइम कितना है? 6। और मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? 36,000 डॉलर से, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 3 डिवाइड बाय 100 +1 पावर 6। तो 1.03 मल्टीप्लाई 1.03। अच्छा बेटा, जैसे ही आपने 1.03 की पावर 6 करोगे, आंसर आएगा 1.194। फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 36,000 से। 36,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 42,985.88 डॉलर। तो मतलब आपके पास जो है वो 6 ईयर्स गुजरने के बाद, आज के दिन से 6 ईयर्स खत्म हो गए, 6 ईयर्स गुजर गए, तो उस हाइब्रिड कार की कॉस्ट क्या हो जाएगी कि 42,985.88 डॉलर हो जाएगी। आज कितनी है? 36,000 डॉलर। और 6 साल गुजरने के बाद जो है वो क्या हो गई? 6 ईयर्स के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड कार इज 42,985.88 डॉलर। सही है। पार्ट बी, तो आपने आपको इधर कॉस्ट निकालने को बोला था 6 साल के बाद, ये नहीं बताया कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। सही है, अगर कॉस्ट बढ़ रही होगी, कितनी बढ़ रही है, कितनी कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है, अगर वो फाइंड करने को बोलता तो आप माइनस करते। सही है। कौन सी वैल्यू को? जो टोटल अमाउंट है और जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है, उन दोनों को आप माइनस करते। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला। आपको यहाँ पे ये बोला है कि 6 साल के बाद उस हाइब्रिड कार की क्या कॉस्ट होगी वो बता दो। सही है। पार्ट बी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ईयर्स। सही है ना, ईयर्स निकालने, कितने ईयर्स के बाद। सही है, टाइम नहीं गिवन दिया, और टाइम आपसे पूछ रहा है फ्रॉम टुडे, कितने ईयर्स के बाद, और वो टाइम जो है वो ईयर्स आज से शुरू हो रहा है। विल द कॉस्ट फर्स्ट बी मोर देन 50,000 डॉलर, कि कॉस्ट क्या हो जाए? 50,000 डॉलर से ज्यादा हो जाए। सही है। कितने साल के बाद इसी हाइब्रिड कार की, जिसकी कॉस्ट आज 36,000 डॉलर है, 50,000 डॉलर से ज्यादा हो जाए? कितने साल के बाद, ये आपने पता करना है, ये आपने बताना है। सही है। तो अब हमारे पास ये जो 50,000 डॉलर है, ये टोटल अमाउंट दे दी। ये हमें टोटल अमाउंट इस बार गिवन है, 50,000 डॉलर क्या है आपके पास? टोटल अमाउंट गिवन दे दी। सही है। जैसे ही 50,000 डॉलर पॉइंट 50,000.1, तो 50,000 डॉलर से ज्यादा है। सही है। 50,000 डॉलर में 1 डॉलर ऐड हो जाए तो 50,001 डॉलर हो गया। सही है, ये भी 50,000 से ज्यादा है। तो कितने साल के बाद जो है वो इस कार की कॉस्ट जो है 50,000 डॉलर या उससे ज्यादा हो जाएगी? सही है। तो सिंपल, आपको नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है। हाँ बोलो। 50,000 कर दे। क्या कर दे? अगर 50,000 और फिर 42,985 का माइनस करते हैं। नहीं, माइनस करने से कुछ होगा नहीं, हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता चलेंगे। ये आपके पास 6 साल के बाद की वैल्यू है। 6 साल के बाद जो कार की कॉस्ट, हाइब्रिड कार की कॉस्ट इतनी इतनी हो गई है। अब 50,000 कितने ईयर्स के बाद होगी? इन दोनों को माइनस करने से नहीं आएगा। सही है। अच्छा, क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल अमाउंट, ऐसे ही होता है ना, इक्वल है, ये फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? टोटल अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पहले आती है। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होती है? इंटरेस्ट रेट, जो भी 3% है, उसको डिवाइड करते हो 100 से, और वो ऐड किस में होता है? 1 में। और पावर में क्या आता है? टाइम, टी।
टाइम इस बार गिवन नहीं है, जैसे वैल्यू गिवन होती है ना 6, जो भी वैल्यू गिवन होती है आप वो फाइंड करते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम गिवन नहीं है, आपको ये टी फाइंड करना है। सही है। अच्छा, टोटल अमाउंट कितनी गिवन दी हुई है? 50,000। 36,000 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू 1+3/100। तो 1+3/100 कर लो, 3/100 +1, तो ये 1.03 हो गया, 1.03 की पावर टी। सही है। 50,000 डिवाइड बाय 36,000, 50,000 डिवाइड बाय 36,000 कर लिया हमने, तो आंसर आ रहा है 1.3888। सही है, 8 रिकरिंग डिजिट है, 888 इक्वल टू 1.03 की पावर टी। आपने टी फाइंड करना है, टी जो आपका अननोन है, जो भी टाइम आपने निकालना है वो कहाँ पे आ रहा है? पावर में आ रहा है। अच्छा, अब ये पावर में आ रहा है, तो जब भी आपके पास कोई भी अननोन पावर में आता है आप क्या करते हो? दोनों साइड पे बेस सेम बनाते हो। बट यहाँ पे इतना आसान नहीं है बेस सेम बनाना, इधर इतनी आसानी से बेस सेम नहीं बनेगी, तो सिंपल आप कैलकुलेटर की मदद लोगे, कैलकुलेटर में ये पूरी इक्वेशन बनाओगे, और जो है वो इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। सही है। अब कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। अच्छा, अब ये टाइम कैसे निकालोगे आप ये कैलकुलेटर की मदद से इजीली आप कैलकुलेटर में पूरी इक्वेशन लिखोगे कैसे? अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1.3888, आप यही लिख दो, 1.3888। फिर आपको इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू का साइन प्रेस नहीं करना है, इक्वल टू चाहिए, क्योंकि आप पहले पूरी इक्वेशन बनाओगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो बेटा आप शिफ्ट दबा के, अगर ये CALC वाले बटन को, सॉरी अल्फा दबा के, अल्फा दबाओ, CALC वाला बटन है, की है, इसको प्रेस करोगे, इक्वल टू आ गया। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1.03 ब्रैकेट क्लोज, 1.03 ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसकी पावर आ जाएगी, पावर, पावर वाला जो की है, एक्स के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है वो वाला बटन प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे, पावर। अब हमसे पूछ रहा है पावर में क्या लिखना है, पावर आपको लिखनी है। पावर में क्या है? टी हमारे पास अननोन है, वेरिएबल है। तो अब इधर इस कैलकुलेटर में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक्स। तो अल्फा दबा के बेटा, ये आपके पास जो ब्रैकेट क्लोज वाला बटन है, अल्फा दबा के ये दबाओगे तो पावर में एक्स आ गया। सही है, आपने ये इक्वेशन पूरी कैलकुलेटर के अंदर एज इट इज बना ली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? शिफ्ट दबा के CLC वाले बटन को प्रेस करोगे, तो ये आपसे पूछेगा सॉल्व फॉर एक्स, यस, तो इक्वल टू दबा देंगे, जो बिल्कुल लास्ट की है आपके पास, और फिर थोड़ी देर के अंदर ये आपको इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता देगा, बता दी इसने। एक्स की वैल्यू आ रही है 11.11। तो हमारे पास, हमने टी लिखा हुआ है ना टाइम को, तो टी की वैल्यू आ गई 11.11। सही है। तो 11.11 ईयर्स जैसे ही गुजरेंगे, तो आपके पास इस कार की कॉस्ट प्राइस $50,000 होगी, और 11.11 ईयर्स के बाद जाके इस कार की $50,000, इस कार की कॉस्ट प्राइस $50,000 से ज्यादा हो जाएगी। सही है। तो उसने आपसे पूछा नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, कि कितने ईयर्स के बाद जो है वो जाके कार की कॉस्ट प्राइस $50,000 से ज्यादा होगी। तो आप सिंपल क्या बोलोगे? 11.11 नहीं, 11.11 से बड़ी वैल्यू, 12 या 13 नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट 3% दिया हुआ है, दिस इज पर एनम रेट है, ये पर एनम का है, एक साल का रेट है। तो आपके पास जो कार की प्राइस बढ़ रही है, हर एक साल गुजरने के बाद बढ़ रही है। जैसे ही साल एंड होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो फिर जो है वो कार की, हाइब्रिड कार की कॉस्ट बढ़ रही है। सही है। तो कितने ईयर्स हो गए? 11.11, राउंड करेंगे इसको, ये नेक्स्ट आगे की तरफ राउंड होगा, ये इसका जो एक्चुअल मेथड है राउंड का वो नहीं होगा। 11.11, 11 साल गुजर गए, 11 साल के बाद जो है वो कार की जो कॉस्ट है वो 50,000 के आसपास है, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं है। जैसे ही 12 ईयर्स कंप्लीट होंगे, अब जो कार की कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो $50,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद इस कार की कॉस्ट, हाइब्रिड कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $50,000 से ज्यादा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है मैग्डा इन्वेस्ट डॉलर्स 7500। मैग्डा है, वो कितने डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है? 7500 एट अ कंपाउंड रेट। कंपाउंडिंग बता दिया, रेट दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया, 7%। कंपाउंड है कितने ईयर्स के लिए? फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं पार्ट ए में, क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है दैट शी अर्न्स, कि मैग्डा कितना अमाउंट इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर रही है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करना है। सही है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट। फिर उसमें से क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है, कि टोटल इंटरेस्ट कितना जो है वो मैग्डा अर्न कर रही है। तो कंपाउंड प्रॉफिट है, सवाल में बता दिया। 7% एनुअल रेट है, इसने एनुअल नहीं लिखा है। अगर देखो कभी भी कोई भी रेट गिवन दिया जाए और उसके आगे नहीं लिखा हो कि ये पर एनम है, पर एनुअल है, या पर मंथ है, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपने कंसिडर क्या करना होता है कि वो एनुअली रेट है। सही है। हाँ, अगर एनुअल के अलावा कोई और रेट होता है तो वो लिख के जरूर बताएगा। सही है, कि ये आपके पास जो है वो ये रेट पर मंथ है, या फिर ये रेट जो है वो आपके पास पर 6 मंथ है, या पर 5 ईयर्स है। सही है। अच्छा। तो आपके पास रेट कितना गिवन दिया हुआ है? 7%। तो परसेंटेज 7, जो भी रेट है उसको डिवाइड करेंगे 100 से, 1 ऐड हुआ। कंपाउंड प्रॉफिट है ना, कंपाउंड हो रहा है, तो कंपाउंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और पावर में क्या आ जाएगा? कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रही है वो? 4। तो पावर 4 ईयर्स के लिए, तो पावर में 4 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनिशियल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने डॉलर वो इन्वेस्ट कर रही है, 7500। 7/100 +1। सही है। और इसकी पावर 4 कर लेंगे। पावर 4 से आंसर आ रहा है 1.310। और फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 7500। तो डॉलर्स आ गए 9830.97 डॉलर्स। सही है। तो मैग्डा ने जो इन्वेस्ट किए थे $7,500 4 ईयर्स के लिए, कंपाउंडिंग रेट, जिसका रेट इंटरेस्ट रेट था 7% पर एनम। तो 4 साल गुजरने के बाद मैग्डा की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? $7,500 से बढ़ के इंक्रीज होके 9830.97 डॉलर। पार्ट ए में हमसे क्या पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू नहीं बतानी कि 4 साल के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो इसका टोटल अमाउंट है आफ्टर 4 ईयर्स, उसको माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, इनिशियल अमाउंट से। तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो बेसिकली क्या है? मैग्डा को इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो 9830.97 -7500। तो कितने डॉलर आ गया आंसर? 2330.97। इतने डॉलर्स का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मैग्डा को इन 4 ईयर्स। पार्ट बी, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट नीड टू बी फॉर मैग्डा? क्या निकालना है? व्हाट वुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट निकालना है। इस बार आपको इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट को हम आर से लिख देते हैं। आर से लिखते हैं ना। तो आर फाइंड करना है आपको, इंटरेस्ट का रेट निकालना है। कि अगर मैग्डा जो है वो क्या है, किस इंटरेस्ट रेट से जो है वो अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करे, प्रिंसिपल अमाउंट उतनी ही है, बोल रहा है सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल मतलब सेम प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? $75,000। $75,000 ही वो इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन अ डिफरेंट अकाउंट। सही है ना? फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, आपके पास जो है वो टाइम की लेंथ मतलब 4 ईयर्स। इसने प्रीवियसली कितने ईयर्स के लिए क्या किया था? अपनी अमाउंट को, $7,500 को इन्वेस्ट किया था 4 ईयर्स के लिए। तो फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम का क्या मतलब है? 4 ईयर्स के लिए ही, टाइम उतना ही है, नंबर ऑफ ईयर्स उतने ही है, 4 ईयर्स के लिए $7,500 मैग्ना इन्वेस्ट कर रही है इन अ डिफरेंट अकाउंट दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट, एक दूसरे अकाउंट में जो क्या है, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रहा। सो दैट शी रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले? जो उसको कंपाउंडिंग में मिला है।
कंपाउंडिंग में उसको कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, कितने डॉलर्स मिले हैं, डॉलर्स 2330.97। अभी इसको इतना ही इंटरेस्ट चाहिए, इतनी ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेम है, टाइम जो है वो टाइम पीरियड भी सेम है कि 4 साल के लिए ही ये 7500 या $7,500 इन्वेस्ट कर रही है मैग्ना। सही है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और आपने अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने हैं। सही है। अच्छा, इधर इंटरेस्ट रेट आपसे पूछा गया है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट से अगर आपको पैसा मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है, तो सिंपल में कम मिलता है, कंपाउंड में ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट उतना ही लेना है, इनिशियल अमाउंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी उतनी ही है, टाइम आपके पास जो है वो टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड भी उतना ही है, तो फिर क्या चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो 7% से ज्यादा आना चाहिए इंटरेस्ट, और आएगा भी, आप देख लेना। सही है, क्योंकि सारी चीजें सेम रखनी है, प्रॉफिट भी सेम चाहिए सिंपल और कंपाउंड से, इंटरेस्ट भी अमाउंट भी सेम चाहिए, तो जब ही आएगी जब इंटरेस्ट रेट सिंपल में ज्यादा हो और कंपाउंड में कम हो। तो आओ बेटा, सिंपल का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। सिंपल का क्या होता है, आपको पता है ना, जैसे ही आप क्या करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट को, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी कितनी है, 7500, इसको मल्टीप्लाई करते हो इंटरेस्ट रेट से। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करते हो फिर, टाइम से, टाइम कितना है, 4। सही है। अच्छा, ये भी हो गया। और फिर आप क्या करते हो, जैसे ही आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं तीनों, तो आपके पास क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन दे दी, कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, 2330.97। सही है। लेकिन आप इधर जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू होती है वो किस में पुट करते हो, परसेंटेज में। तो फिर आप डिवाइड किससे करवाते हो, 100 से। तो अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में नहीं आएगा। सही है, फिर मुझे एंड में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं करवाता आर की वैल्यू को, तो फिर मेरे पास जो इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा वो किस में होगा, परसेंटेज में होगा। सही है, आपकी मर्जी है कि करवाओ या ना करवाओ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट बताना तो परसेंटेज में ही है ना। सही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बेटा वैल्यू आ गई आपके पास 30,000। 7500 मल्टीप्लाई हो गया 4 से। सही है। अच्छा, लेकिन एक काम यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो डिवाइड बाय 100 करते हैं वो कर देते हैं। सही है ना, इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज से हटाने के लिए। तो 7500 मल्टीप्लाई 4 हो गया 30,000, डिवाइड में है 100। अच्छा, एक काम करते हैं, इजी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल, 74 को 4 से, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 300 हो जाएगा ये। और ये आर कॉपी, 2330.97। अब ये 300 मल्टीप्लाई और आर के पास दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड, 2330.97 डिवाइड बाय 300। जैसे इसको डिवाइड करोगे आपके पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। सही है। 2330.97, 2330.97 डिवाइड बाय 300, 2330.97 डिवाइड बाय 300, क्या आपने बेटा आंसर क्या आ गया, 7.76, 7.76। और उसके बाद आ रहा है 9999। सही है, ये आपका इंटरेस्ट रेट आ गया परसेंटेज में। सही है, इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर इतना परसेंट, इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे मैग्ना जो है वो 4 ईयर्स के लिए $7,500 इन्वेस्ट कर रही है सिंपल इंटरेस्ट में। सही है, वो अकाउंट, जिस अकाउंट में या जिस जगह पे वो क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर रही है, वो सिंपल प्रॉफिट देंगे, कंपाउंडिंग नहीं देंगे। तो 4 साल के बाद जाके प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2330.97, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, 7.7699। लेकिन क्वेश्चन में बोला है आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में आंसर देना है, तो 9 को राउंड ऑफ किया, 9 में 1 ऐड होगा, तो वो 10 बनेगा, 0 और 1 फिर फर्दर आगे मूव हो जाएगा, 7.77%। तो 7.77% इंटरेस्ट रेट से अगर मैग्ना
4 ईयर्स के लिए $7,500 इन्वेस्ट करती है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसको कितने इंटरेस्ट मिलेगा? वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा था। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था, वो बढ़ गया। कंपाउंड में 7 था और इसमें कितना है? सिंपल में 7.77। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नादिया टेक्स 5,000 लोन। सही है, नादिया ने कितने डॉलर्स का लोन लिया है? 5,000 का, फ्रॉम द बैंक से, फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ। कितने मंथ्स के लिए? 36 मंथ के लिए। सही है। द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। सही है, इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड है। सही है ना? एट अ रेट, रेट कितना गिवन दे दिया? रेट कितना है? 1.5%। कौन सा है बता भी दिया, कंपाउंडिंग है, कंपाउंडेड है। सही है, एट अ रेट ऑफ 1.5% एवरी 3 मंथ। अब ये इंटरेस्ट रेट जो गिवन दिया हुआ है बेटा, ये एनुअली नहीं है, पर एनम नहीं है, ये हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये एनुअल इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये 3 मंथ का है। 1.5% जो इंटरेस्ट रेट है एवरी 3 मंथ, ये 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट है। सही है, कितने मंथ का इंटरेस्ट रेट है? 3 मंथ, पर 3 मंथ कह लो आप, ऐसे लिख लो। एवरी 3 मंथ का क्या है? पर 3 मंथ। हर 3 मंथ में बेटा ये इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा। सही। अच्छा, और नादिया ने लोन कितना लिया? $5,000 का। कितने मंथ्स के लिए? 36 मंथ के लिए। इंटरेस्ट रेट गिवन है 1.5%, कंपाउंडिंग है। और इस बार जो है वो ये चेंज कर दिया इसने कि पर एनम के बजाय एवरी 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। सही है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी है जो नादिया बैंक को पे करेगी। तो सबसे पहले बेटा कंपाउंडिंग में आपके पास क्या निकलता है? टोटल, टोटल अमाउंट निकलती है, टोटल वैल्यू निकलती है, फाइनल वैल्यू निकलती है। सही है, जो नादिया ने पे करनी है उसमें से $5,000 तो वो होंगे जो उसने लोन लिया है, वो पे बैक होगा। और बाकी जो ऊपर की अमाउंट होगी वो उसका इंटरेस्ट रेट है, वो उसका इंटरेस्ट होगा। सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो उसने पे करना है। तो अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है वो बताना है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं। एक तो वो आपके पास 36 मंथ्स के लिए, मंथ्स में आपके पास टाइम गिवन दिया हुआ है, आप उसको सिंपली किस में कन्वर्ट कर सकते हो? किस में कन्वर्ट कर सकते हो? ईयर्स में। 36 मंथ में कितने ईयर्स होते हैं? आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स है, तो मंथ से ईयर में जाने के लिए आप डिवाइड बाय 12 कर लोगे, एक चीज। दूसरा, आपके पास जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन दिया हुआ है, इससे पहले इंटरेस्ट रेट गिवन होता था पर एनम, पर ईयर, पर एनुअल। इंटरेस्ट रेट एनुअल है, मतलब 1 साल का है। इस बार जो इंटरेस्ट रेट गिवन दिया हुआ है वो 1 साल का नहीं है, वो पर 3 मंथ से, हर 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है। तो बेटा फिर क्या करते हैं, जब भी आपके पास देखो कंपाउंडिंग में क्या होता है, एक तो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट रेट इस तरीके से भी चेंज होता है, सिंपल में नहीं होता। सिंपल में जब भी इंटरेस्ट रेट होता है वो एनुअली होता है। सिंपल में टोटली इंटरेस्ट रेट एनुअली ही होता है। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है भाई, आपके पास जो है वो एनुअली इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा, हर मंथ में लग रहा है, मंथली इंटरेस्ट रेट है। या आपके पास जो है वो बाय एनुअली, साल में 2 मरतबा लग रहा है। सही है, बाय एनुअली इंटरेस्ट रेट है। या 3 मंथ है तो मतलब साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट रेट लगेगा। सही है। तो इसी तरह जो है वो डेली भी लग सकता है, हार्डली भी लग सकता है, वीकली भी लग सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सही है ना, हर तरीके से जो है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट लग सकता है कंपाउंडिंग में। और दूसरा इधर आपके पास क्या है? नंबर आपके पास जो है वो क्या है? 36 मंथ्स के लिए। अब आप जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, लेकिन क्या है, हर 1 साल के लिए नहीं पे कर रहे, हर एक मंथ के अंदर पे कर रहे होगे, या हर एक डे में पे करोगे, या 2 मंथ्स में पे करोगे, या 6 मंथ में पे करोगे, या क्वार्टर में पे करोगे। सही है, तो ये दो चीजें इसमें चेंज होती है। सही है, सिंपल के मुकाबले में। तो इस वजह से कंपाउंडिंग में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसके लिए बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही, प्रिंसिपल अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। लेकिन इंटरेस्ट रेट बेटा क्या होगा? डिवाइड 100 से तो होगा, लेकिन साथ में इधर एन भी आ जाएगा। अब ये एन है क्या? सही है। अच्छा, अब ये एन क्या है? अब हम देखेंगे कि साल में ये इंटरेस्ट रेट कितनी मर्तबा उस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, या कितनी मर्तबा उसको ये इंटरेस्ट रेट साल के अंदर पे करना है। सही है, तो ये वैल्यू होगी एन की। और फिर यही एन जो है वो ऊपर पावर में भी आएगा और टाइम के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। यही एन पावर में भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये एन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सही है। अब देखो बेटा,
3 मंथ आपने ये आपका ये जो 1.5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है ये हर 3 मंथ्स में लग रहा है। तो साल में कितनी मरतबा लगेगा, बस दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, कि 1 ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट, हर एक ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट कितने टाइम लग रहा है, कितनी टाइम्स लगेगा, तो ये एन है। तो सिंपल, 3 मंथ्स में लग रहा है ना, और आपको पता है कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 12 डिवाइड बाय 3 मीन्स 4। तो इसका मतलब हर 3 मंथ के बाद 1.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक साल जैसे ही एंड होगा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बल्कि जैसे ही 3 मंथ्स एंड होंगे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है, फिर फर्दर 3 मंथ्स एंड होंगे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे फिर फर्दर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस वजह से कंपाउंडिंग में वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंडिंग में जो है वो लास्ट प्रीवियस, मतलब कि जो लास्ट प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पे इंटरेस्ट रेट लगता है, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगता है। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हर 3 महीने के बाद, हर 3 मंथ्स के बाद आपके पास चेंज हो रही है, सही है। तो इस वजह से 1 ईयर के अंदर कितनी मरतबा इंटरेस्ट रेट लगेगा, 4 टाइम्स। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, सिंपल। अच्छा, और टी, टी क्या है, टाइम है, लेकिन ईयर्स में होना चाहिए, तो 36 मंथ है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। 36 मंथ्स को हम डिवाइड कर दे अगर 12 से, तो क्योंकि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होता है, तो आपके पास कितने ईयर्स आ गए, 3 ईयर्स, सही है। अच्छा, अच्छा एक तो तरीका सही है। तो 1 प्लस आर की क्या वैल्यू है, 1.5 डिवाइड बाय 100, 100 किससे मल्टीप्लाई होगा, एन से, एन की क्या वैल्यू आई है, 4 होल पावर एन, एन की क्या वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई टी, टी की क्या वैल्यू है 3, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट से, 5000 से। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, अब कैलकुलेटर से ही होगा, विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ही नहीं है। 1.5 डिवाइड में क्या है, 100 मल्टीप्लाई 4, 400 हो गया, सही है। ये +1 हो जाएगा, 1 में ऐड हो गया, और फिर इसकी पावर ली जाएगी, होल पावर क्या हो गई, 4 × 3 = 12, सही आंसर आ गया। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5000 से, तो 5000 से मल्टीप्लाई करने के बाद डॉलर्स कितने आ गए, 5229.699। ये इतने डॉलर्स इसने पे करने हैं। ये जो अमाउंट पे करेगी, रीपे करेगी बैंक को, लोन वापस करेगी, सही है। इसमें लोन भी है और इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल है। हमें सिर्फ ये बतानी है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, के कितना इंटरेस्ट है जो नादिया पे कर रही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट वो पे कर रही है उसमें से जो इसने लोन लिया था वो माइनस कर देंगे, 5000 माइनस हो गया। तो जैसे ही 5000 माइनस हुआ, आंसर क्या आ गया, डॉलर्स 229.699, 229.699 डॉलर्स, ये नादिया ने इतना इंटरेस्ट पे करना है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, सही है। क्वेश्चन 11 में देख लो बेटा, कहीं भी कुछ भी पूछना है। हम्म, अच्छा, अब एक चीज और समझ लो कि आपके पास जो है वो, यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये टोटल वैल्यू ही निकालता है आपके पास, टोटल अमाउंट ही बताता है, टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट कितने टाइम के बाद बढ़ के कितनी होगी। ये जब आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, जब आपके पास, आपको क्या है, कंपाउंडिंग, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली नहीं है, एनुअली के अलावा कुछ भी है तो आपने ये यूज करना है, सही है। अब एनुअली के अलावा इसने एक तो लिख दिया 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, इसके अलावा और क्या बोल सकता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली का क्या मतलब है, क्वार्टरली, क्वार्टरली का भी यही मतलब है, एवरी 3 मंथ, साल में 4 मरतबा, एवरी 3 मंथ लिखे या क्वार्टरली लिखे, बात एक ही है, सही है। हाँ, तो साल में 4 मरतबा, 4 टाइम जो है वो आपने इंटरेस्ट देना होगा, मतलब इंटरेस्ट की वैल्यू लगेगी। हर मतलब एक ईयर के अंदर आपकी 4 न्यू प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी, सही है। हर साल में 4 न्यू प्रिंसिपल अमाउंट्स आएंगी, लेकिन पर एनम में हर एक साल के बाद एक न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिख के दे सकता है, बाय एनुअली, बाय एनुअली, बाय एनुअली मतलब आपके पास जो पूरा एनुअल है, पूरा साल है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब 6 मंथ, एवरी 6 मंथ लिख दे या बाय एनुअली लिख दे, बात एक ही है।
तो मतलब आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी हर 6 महीने के बाद न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी। तो इसमें आपके पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सही है। अगर आपको बोल दे मंथली, तो सिंपल है कि आपके पास जो है वो हर 1 महीने के बाद आपकी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी, तो एन की वैल्यू हो गई 12। अगर बोल दे वीकली, तो इसका मतलब है आपके पास हर वीक के एंड में एक न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी। सही है, जो आपने पे करनी है अगर लोन लिया हुआ है, और अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपको मिलेगी। तो इसमें वीकली, साल ईयर के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 52, तो 52 हो गई एन की वैल्यू। सही है। और अगर डेली बोल दे, और तो आपको पता है कि डेली जो है वो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है, और एक साल के अंदर आपके पास कितने दिन होते हैं, 365। सही है, तो 365 होगी किसकी वैल्यू, एन की। सही। इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर बाय मंथली बोल दे, ये भी होता है बाय मंथली। बाय मंथली मतलब मंथ में 2 मरतबा, बाय मंथली। सही है। मंथली हर महीने में, अगर 1 महीने में भी 2 मरतबा। सही है। तो हर मंथ में 2 मरतबा, और ईयर में कितने मंथ होते हैं, 2। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो एन की वैल्यू, सॉरी, 2 × 12 कितना हो गया, 24। तो एन की वैल्यू क्या होगी बाय मंथली के अकॉर्डिंगली, 24। बाय मंथली का सिंपल मतलब क्या हो गया, आपके पास हर 2 महीने, सॉरी हर मंथ के अंदर दो प्रिंसिपल अमाउंट आएंगी, हर 15 डेज के बाद न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी। सही है। हम्म। इसमें देख लो कुछ पूछना है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये फॉर्मूले यूज होंगे, और एन की वैल्यूज आपने इस अकॉर्डिंगली इस बेस पे डिसाइड करनी होगी। सही है। हाँ, अगर ऐसे बोलते एवरी 5 मंथ्स, हर 5 मंथ्स के बाद, तो सिंपली आप क्या करोगे, 12 ÷ 5, जैसे अभी हमने ऊपर किया था एवरी 3 मंथ्स के लिए। सही। तो 12 ÷ 5 जो भी आंसर आ जाएगा वो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। ये एन की वैल्यू होगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आवाज आ रही है मेरी? इसमें कोई भी क्वेश्चन है फातिमा? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास, उमर इज इन्वेस्टिंग, उमर है उसने इन्वेस्ट किए हैं रुपीस, कितने रुपीस इन्वेस्ट किए उमर ने, 200,000। 200,000 इन अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में। सही है, एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, उमर उसमें 200,000 जो है वो रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। ही कैन चूज बिटवीन टू सेविंग प्लान, उसको दो सेविंग प्लान्स मिल रहे हैं, प्लान ए, सेविंग प्लान ए, सेविंग प्लान बी, दो प्लान है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि उमर को कौन सा चूज करना है। सही है, आप ये डिसाइड करके उमर को बताओगे कि उमर, आप जो है वो प्लान ए ले लो या प्लान बी ले लो, दोनों में से कोई एक। सही है, जिसमें उसका फायदा ज्यादा होगा, जिसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट जिसमें ज्यादा मिलेगी, वो वाला आप बोलोगे कि प्लान चूज कर लिया जाए। पहले में क्या है, सेविंग, आपके पास प्लान प्लान ए के अंदर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सही है। प्लान ए पे आते हैं हम, प्लान ए के ऊपर पहले काम करते हैं फिर प्लान बी। प्लान ए में क्या है, सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट, कितना परसेंट, 4% पर एनम। सही है, पर एनम दिया। और 4% है, सिंपल इंटरेस्ट है। सही है, तो हम क्या करेंगे और प्लान बी के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3% है, पर एनम है। अब हमें ये बताओ भाई, उमर, उमर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, बताओ हमें कि तुम कितने साल के लिए ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पार्ट ए में ये लिखा हुआ है, बताया हुआ है, उमर बोल रहा है विच प्लान गिव्स द बेटर रिटर्न ओवर 5 ईयर्स। उमर क्या कर रहा है, 5 ईयर्स के लिए वो चाहता है कि अपने ये 200,000, 2 लैक्स, 200,000 वो इन्वेस्ट करे। सही है, अब प्लान ए और प्लान बी में कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, वो आपने बताना है कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। टाइम कितना है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का टाइम है। सही है। वहां पे इन्वेस्ट करेगा ये जहां पे इसको बेटर रिटर्न मिलेगा, सिंपल, जहां पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे वो उमर इन्वेस्ट कर देगा। तो आपको बेटा टाइम भी पता है, परसेंट इंटरेस्ट रेट भी पता है, पर एनम है, सिंपल है, ये भी पता है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी। तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो कि सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपली क्या करोगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, 200,000, वो मल्टीप्लाई होगी किससे, इंटरेस्ट रेट से, 4% से, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100।
और मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ ईयर से जो 5 है। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिए, तो आपके पास ये क्या हो गया, 2000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट 20 लिख देते। तो 40,000 रुपीज का क्या आ गया, कितना आ गया रुपीज 40,000। 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, उसकी मदद से आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट की वैल्यू पता चलती है। तो सिंपल इंटरेस्ट से प्लान ए अगर चूज कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जिसमें मिल रहा है, तो उससे 40,000 रुपीज मिलेंगे उमर को। अब हम आते हैं प्लान बी पे। प्लान बी, प्लान बी में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अमाउंट वही है, प्रिंसिपल अमाउंट 200,000 ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सही है, कंपाउंड है, बता दिया, सही है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 3% पर एनम है। और इन्वेस्ट कितने ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए करेगा। तो कंपाउंडिंग से हम जो है, कंपाउंडिंग वाला जो मेथड है, टेक्निक है, फॉर्मूला है, वो यूज करते हैं। वहां से हमें बेटा इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पता चलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा, बल्कि टोटल वैल्यू पता चलेगी। कोई बात नहीं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिवाइड बाय 100 +1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, टाइम कितना है, 5 ईयर्स, अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट 200,000। तो 3 डिवाइड बाय 100, 3 डिवाइड बाय 100 +1, और इसकी पावर आ गई आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 200,000। बेटा 5 साल के बाद इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 200,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 231,854.8149 रुपीज, सही है। तो 5 ईयर्स के बाद जो है इसकी अमाउंट कितनी हो गई बढ़ के, 231,854.8149 रुपीज हो गई, सही है। अच्छा, ये तो इसकी 5 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट हो गई। हमें तो इंटरेस्ट पता करना है ना। हमारे पास प्लान ए के अकॉर्डिंगली रिटर्न पता है, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट पता है, तो प्लान बी में भी इंटरेस्ट कितना है वो पता चल जाए, तो फिर हम इजीली उमर को बोल सकते हैं कि ये वाला प्लान आप सेलेक्ट कर लो। तो सिंपल क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है 5 साल के बाद की, 231,854.8149, उसको माइनस कर देंगे किससे, प्रिंसिपल अमाउंट से, 200,000 से। तो प्रिंस आपके पास जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया, रिटर्न मिल गया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से, -200,000। तो अमाउंट कितनी आ गई बेटा, ₹31,854.8149। अच्छा, प्लान ए में उसको 40,000 का रिटर्न मिल रहा है 5 ईयर्स के अंदर, और प्लान बी के अंदर कितना मिल रहा है, 31,854.8149। तो प्लान बी में जो है वो रिटर्न कम है, प्लान ए में रिटर्न ज्यादा है। तो उमर कौन सा जो है वो प्लान चूज करेगा, प्लान ए, सही है। तो हमने लिख दिया प्लान ए, सही है। पार्ट ए का आंसर हो गया कि प्लान ए उमर को चूज करना चाहिए क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा है, सही है। अच्छा, अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, उस वो प्लान सही नहीं है और सिंपल वाला सही है। क्योंकि बेटा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट में फर्क है, दोनों में सेम इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इनिशियल अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। अगर दोनों में इंटरेस्ट रेट भी सेम होता तो फिर कंपाउंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है, सिंपल में कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, और एक अच्छा खासा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है। 1% का डिफरेंस बहुत वैल्यूबल है, सही है, क्योंकि 4% एक जगह मिल रहा है, दूसरी जगह 3% मिल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1%, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, सही है। अगर आप इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करोगे कि ये 1% एक्चुअल में परसेंटेज में कितना बन रहा है, डिफरेंस कितना बन रहा है, तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन कोई 25% या 33% आएगा, सही है। तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कंपाउंड में, इसलिए सिंपल में जो है वो अमाउंट पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, सही है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या है, विच प्लान गिव्स द बेटर रिटर्न ओवर 25 ईयर। हाँ, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लान जो है 25 ईयर्स के बाद ज्यादा रिटर्न देगा, पार्ट बी में ये बताना है आपने, सही है।
पार्ट ए का आंसर तो प्लान ए है। अब अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, सही है, प्लान ए में आपको 4% इंटरेस्ट रेट सिंपल उससे मिल रहा है, और प्लान बी में 3% पर एनम है इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग से। अगर टाइम बढ़ा दूं, 5 ईयर्स के बजाय 25 ईयर्स का कर दिया जाए, तो कौन सा बेटर होगा? अब 25 ईयर्स के लिए करना है, सब कुछ सेम है, अमाउंट भी सेम है, सारी चीजें सेम है, बट पहले प्लान ए के लिए फिर प्लान बी के लिए, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ ईयर्स का, सही है। तो आपने क्या करना है, 200,000 जो भी अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करना है, 4% इंटरेस्ट रेट है, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई किससे करना है इस बार? नंबर ऑफ ईयर्स 5 नहीं बल्कि 25 है, सही है। तो 5 की जगह बस 25 आएगा। तो आपके पास ये 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल। तो 2000 मल्टीप्लाई 100 हो गया डायरेक्ट, 4 × 25 100। तो ये हो गया 200,000, सही है। 200,000 का ही रिटर्न मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से, प्लान ए से। 25 ईयर्स के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है? 200,000 का, जितनी अमाउंट है उतना ही मिल रहा है। अब प्लान बी से देखते क्या होगा। प्लान बी में वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। क्या होगा? ये इंटरेस्ट रेट डिवाइड किससे होगा? 100 से, +1, ये सब कॉपी सेम रहेगा। पावर में जो 5 है वो 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 ईयर्स है, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 200,000 से। तो 3/100 +1 होल पावर इसकी 25 मल्टीप्लाई बाय 200,000। तो बेटा अमाउंट हो गई, वैल्यू हो गई। कितने डॉलर्स आ रहे हैं? 4, सॉरी डॉलर्स नहीं, रुपीज, इधर रुपीज कितने आ रहे हैं? 4,1,755.5859, ये 25 साल के बाद जाके 2,02,100,000, 4,1,755.5859 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये टोटल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट वैल्यू नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, मेथड से कभी भी इंटरेस्ट वाली वैल्यू नहीं आती है, इंटरेस्ट नहीं आता है, टोटल अमाउंट आती है। तो सिंपल इसमें जो इनिशियल अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है, माइनस कर दो। 200,000 -200,000। तो बेटा कितना, क्या वैल्यू आ गई? कितने रुपीस का इसको प्रॉफिट होगा? कितने रुपीस रिटर्न मिलेगा? 218,755.5859, सही है। तो आपके पास बेटा 25 ईयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लान ए पे, तो 200,000 मिल रहे हैं, और मतलब 2 लाख मिल रहे हैं। और अगर 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लान बी में, तो प्लान बी से कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपीस मिलेंगे? 2,18,755.5859। तो इसका मतलब इस बार जो है वो प्लान बी सक्सेसफुल है। लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों प्लान्स में से कौन सा प्लान सक्सेसफुल है? कौन सा प्लान चूज करना चाहिए उमर को? प्लान बी, कंपाउंडिंग प्रॉफिट वाला, सही है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास सिंपल वाला फायदेमंद ज्यादा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसका ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से भी वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट देगा, सही है। तो पार्ट बी का आंसर क्या हो गया? पार्ट ए का था प्लान ए, और पार्ट बी का हो गया प्लान बी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर, हम्म। वो मेरी बोलो। चार्जिंग डेड होने वाली है। सही है, जैसे ही हो जाए चली जाना, सही है। इससे वो एकदम से लीव हो जाएगा फिर। कोई मसला नहीं, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला जा रहा है? अ मैन, एक मैन है, डिपॉजिट्स, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है? $8,000। डॉलर्स 8,000 इनटू अ बैंक। एक पर्सन है, एक मैन है, उसने $8,000 डिपॉजिट कर दिया बैंक में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए, एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम, 4% पर एनम के रेट का उसको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पार्ट ए, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। पार्ट ए में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टू एंड के ए मतलब 2 ईयर्स के एंड में, 2 ईयर्स के एंड में उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट से। 4%, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स 2। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल।
8 मल्टीप्लाई 4 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64, और ये जीरो कॉपी। सही है। तो उसके कितने डॉलर्स हो जाएंगे, कितने डॉलर्स का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से? $640 का। पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पार्ट ए में सिंपल इंटरेस्ट था, पार्ट बी में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंडेड मिल रहा है ईयरली, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो ईयरली है, मंथली नहीं है या क्वार्टरली नहीं है। एंड सही है, या बाय मंथली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या है? ईयरली है। सही है। अगर आपके पास ईयरली होता है तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो ईयरली है, पर एनम है, पर ईयर है। सही। तो क्या करेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टेक्निक है, मेथड है, उससे हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट पहले निकलती है। क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है? 2। 2 ईयर्स है तो पावर में आ गया 2। सही है। इंटरेस्ट रेट को 100 से डिवाइड किया, 1 उसमें ऐड किया, और होल पावर कितनी आ गई? टाइम। 2 ईयर्स, 2 आ गई। सही है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट से, 8000 से। तो 4/100 प्लस 1, और उसका स्क्वायर कर दिया, फिर देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8000 से। तो बेटा आपके पास जो है वो 2 ईयर्स के बाद कंपाउंडेडली प्रॉफिट टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 8652.8 डॉलर। सही है। इसमें हमें इस टोटल अमाउंट नहीं बतानी है कि आफ्टर 2 ईयर्स कितनी टोटल अमाउंट होगी, वो फाइंड नहीं करनी। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल क्या करेंगे, जो भी टोटल अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर्स उसको माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से। तो आपके पास कितनी अमाउंट आ गई, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 652.8 डॉलर्स का इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर्स में, $8000 के ऊपर 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट है। और ये जो 4% पर एनम वाला इंटरेस्ट रेट है, ये भी कंपाउंडेड लग रहा है। सही है। पार्ट सी, इफ द मैन डिसाइड्स टू पुट हिज मनी इन द बैंक। एक मैन है, वो डिसाइड कर रहा है कि वो अपनी मनी कहाँ पे रखेगा, कहाँ पे पुट करेगा? बैंक में। फॉर एन अदर 8 ईयर्स। सही है ना, नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही विल रिसीव व्हेन ही विथड्रॉज हिज मनी एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। सही है। अब आपने बताना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में। ही विल रिसीव, वो रिसीव कर रहा है जब उसने विदड्रॉ किया है अपनी मनी, अपनी अमाउंट 10 ईयर्स के एंड में। सही है। 10 ईयर्स के एंड में अगर जो है वो अमाउंट को विदड्रॉ कर रहा है तो उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? सही। लेकिन बेटा इससे जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है? मैन क्या डिसाइड कर रहा है कि वो अपनी अमाउंट बैंक में रख रहा है नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। सही है। यहाँ पे कोई आपको अमाउंट कुछ बताया है? रेट वेट, हाँ वो ये सारा जो स्टार्टिंग में है। सही है। लेकिन इस बार जो है वो इसने अमाउंट कितनी चेंज कर दी, सॉरी टाइम चेंज कर दिया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, 2 ईयर्स नहीं है अब 8 ईयर्स है। कंपाउंडिंग है वो सब बता दिया उसने। लेकिन क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उसको रिसीव होगा? ही विल रिसीव व्हेन ही विथड्रॉज हिज मनी एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। सही है। अभी 10 ईयर्स क्या है, वो अपने अमाउंट को अकाउंट, अपनी जो मनी है, अपनी जो अमाउंट है, जो डॉलर्स है, उसको 8 ईयर्स के लिए बैंक में रख रहा है। लेकिन 10 ईयर्स का पूछ रहा है कि विड्रॉ जब वो 10 ईयर्स के बाद कर रहा है तो उसको कितना जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेटा 2 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं, 2 साल, 2 ईयर्स ये हो गए। कौन से? ये वाले जो अभी आपके जिसमें आपको $652.8 का इंटरेस्ट मिला है कंपाउंडिंग के थ्रू। तो 2 ईयर्स हो गए, नेक्स्ट 8 ईयर्स वो बैंक के अंदर जो है वो अपने मनी को रखेगा। तो फिर टोटल कितने ईयर्स हो जाएंगे? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अब उसने अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर ली। और 10 ईयर्स के बाद जब वो अपनी अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग के थ्रू, वो फाइंड करना है। सही है।
तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं। सही है, टोटल अमाउंट कंपाउंडिंग है ना, तो टोटल अमाउंट हम 10 ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं। सही। तो कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन के अंदर उसने जो है वो 8 और 10 दो डिफरेंट ईयर्स देके थोड़ा सा घुमाया है। सही है। 2 ईयर्स आपको हो चुके हैं, आज के दिन आपने जो है वो $8,000 जो है वो इन्वेस्ट किए थे, बैंक में डिपॉजिट किए थे 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडिंग। बैंक ने आपको जो है वो 2 ईयर्स के बाद आपकी अमाउंट को 8,000 से $8,652.8 कर दी। सही है, आपकी अमाउंट बढ़ गई। अब फर्दर आपने क्या किया है, डिसाइड किया है कि 8 ईयर्स और जो है वो आप अपनी इसी अमाउंट को बैंक के अंदर रहने दोगे और इसको इन्वेस्ट करोगे बैंक में। तो फिर टोटल जब आपके पास 8 ईयर्स के बाद जब आप अमाउंट निकालोगे तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो पूछ रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स और 2 ईयर्स जो अभी ये गुजर चुके, तो टोटल 10 ईयर्स हो जाएंगे। तो 10 ईयर्स के बाद आप अपनी अमाउंट को निकालोगे बैंक से। सही है। तो यहाँ पे घूमना नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, अब टाइम पीरियड आपका 2 ईयर से चेंज होकर 10 ईयर्स हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे, कंपाउंड प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट रेट 4/100, फिर ऐड होगा 1 में, और इसकी होल पावर इस बार 2 नहीं बल्कि 10 आएगी, क्योंकि 10 साल के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग, वो पता करना है। और इनिशियल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 8,000, तो मल्टीप्लाई बाय 8,000 कर दिया। 4/100 +1 कर दिया आपने, और इसकी पावर आ गई 10। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 8,000 से। तो जैसे ही आपने इसको 8,000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया, 11,841.95 सही है। तो 10 साल के बाद बेटा आपकी अमाउंट कितनी हो गई है, $8,000 से बढ़ के इंक्रीज होके 11,841.95 हो गई है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना है, तो सिंपल, जो टोटल अमाउंट आपकी है आफ्टर 10 ईयर्स माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास जो डॉलर्स आएंगे, जो अमाउंट आएगी, ये आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको 10 साल में मिला है। क्या वैल्यू आ गई, 38,401.95 सही है। तो टोटल 10 ईयर्स में कितने डॉलर्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से मिल रहा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट से मिल रहा है, 38,401.95 डॉलर्स। अच्छा, आज यही तक रखेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने नेक्स्ट क्लास में करने हैं।